पिठ पिछे करन बुराइयां अक्कड़ सामने ले जांदी, जे कर दी परवाह फिर मैं परवाह कर दी रह जांदी। इतने मेरे में समझ होती तो मैं तो फिर मैं वो नेहा होती नहीं जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं म्यूजिशियन नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती, मैं म्यूजिशियन ही होती बिकॉज मैं बचपन से, मैंने 9 साल की उम्र से ठान लिया था कि मुझे बड़े होकर पॉप स्टार बनना है। इफ आई गेट समथिंग वेरी गुड, like there's a role that really interests me, maybe I'll think about it, but otherwise I'm happy as a musician. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन पे आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक स्पेशल गेस्ट से। मैं कुछ बोलूंगा और गाइस आप गैस करिएगा कि आखिर वो स्पेशल गेस्ट कौन हो सकता है। वो फैशनेबल है, स्टाइलिश है, यूथ आइकॉनिक है। दिल्ली उनकी जन्मभूमि है और मुंबई उनकी कर्मभूमि, और माँ सरस्वती का तो उन पर पूरा पूरा वरदान है। सो एनी गेसेस गाय? जी हाँ, हम स्वागत करते हैं स्वैग से नेहा भसीन का। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू सो मच सौरभ, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू सो मच। ओके नेहा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने जब भी आपको देखा है, हमने आपको एकदम बोल्ड तरीके से बोलते हुए देखा है। तो जब बिग बॉस से आप बाहर आई तो हम किस तरीके की नेहा को देख पा रहे हैं? अनफिल्टर्ड नेहा या फिल्टर्ड नेहा? मैं अनफिल्टर्ड ही हूँ। मम्मी तो परेशान है मेरी मुझसे, फिल्टर्स हैं नहीं मेरे अंदर ज़्यादा। तो मेरा ये है कि वैसे मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, अगर मुझे पूछो तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, तो डेफिनेटली अनफिल्टर्ड। अच्छा, कई बार नेहा जब बहुत ज़्यादा दिमाग लोग बिग बॉस में लगा रहे होते हैं, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छी हैं, दिल्ली से हैं, दिल वाली हैं, तो कई भी आपको ऐसा नहीं लगा यार मैं इनको बोल ही दूँ, दिल्ली से हूँ? हाँ, आई थिंक मैंने बोला भी है शायद एक आध बार, मुझे लग रहा है कि बिकॉज हम दिल्ली वालों का गुस्सा थोड़ा अलग होता है, मतलब वो अनफिल्टर्ड गुस्सा होता है, थोड़ा गाली गलौच वाला होता है। बट हाँ, मैंने बोला आई थिंक एक आध बार बोला है शायद मैंने। हाँ, पर आप सही कह रहे हैं, बिग बॉस में लोग दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। नेहा, वीवा से दीवा तक कैसे अपनी जर्नी को आप देखते हैं? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स भी रहे होंगे, लेकिन आपने जिस तरीके का काम किया, आपने उन लोगों का जो मुंह बंद किया होगा, जो तरह तरह की बातें कर रहे होंगे, बिकॉज एक छोटी सी उम्र में आप जब मुंबई गए, वीवा के लिए चुने गए, और आज आप एक दीवा के रूप में आप हमारे सामने बैठे। जैसे आपने कहा कि कभी कभी मुझे लगता है यार बड़ी लंबी जर्नी, कभी कभी मुझे लगता है कि अभी तो शुरू किया था, कैसे हो गए 20 साल। इनफैक्ट इसी घर में जहाँ आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ था। एंड कभी कभी लगता है कि अभी तो कॉलेज में ही थे और कैसे सब कुछ हो गया। और कभी कभी लगता है कि यार बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया है, तो जो कहते हैं ना जैसे टीनेज पूरा जिया ही नहीं, मज़े ही नहीं करे जितने करने चाहिए थे। आई वुड से इट्स बिन अ टुडे आई कैन से इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी, आई थिंक वो। और अभी भी बहुत कुछ करना है, 20 साल और निकालने हैं इंडस्ट्री में। बट बहुत है बेरुखी दुनिया है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं या आपके दिमाग से खेलते हैं या आपको मिसयूज़ करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट, एंड मुझे बस एक बात की खुशी होती है कि आज भी आई एम द सेम नेहा। लोग मुझे बोलते भी हैं कि यू आर स्टिल, तुम्हारा दिल अभी भी वैसा ही है, कि यू आर स्टिल चुलबुले हो, अपने मन में हो। और आई थिंक वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने हमेशा अपने काम से काम रखा है। आई ऑलवेज मैं हमेशा कहती, मैंने काम की खाई है, टैलेंट की खाई है, फालतू की यहाँ वहाँ की बातें, कंट्रोवर्सीज़ की नहीं खाई है। ऑफ कोर्स बिग बॉस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल शो, एंड फॉर मी इट वाज वन ऑफ अ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। और अभी भी मम्मी बोलती है कि क्यों किया तुमने, मतलब अभी भी मेरे को डांट पड़ती है। शी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बिग बॉस के साथ जो एक एक्सपोजर आता है, एक जो लोगों के दिलों तक जाने की बात आती है, उसको आप निगेट नहीं कर सकते। उसकी एक पावर अपनी है। एंड जो मेरा एम था कि मैं जाऊं और लोग मेरा काम और मेरा नाम, मेरी शक्ल तीनों को समझें, और वहाँ से फिर आई ब्रिंग दैट बैक इनटू माय म्यूजिक, वो मैं आज कर रही हूँ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय जर्नी। बिग बॉस OTT एंड देन बिग बॉस, क्योंकि शुरुआत थी बिग बॉस OTT से, और बिग बॉस में जब आप गए, सलमान खान सर थे वहाँ पे और करण जौहर OTT कर रहे थे, तो आपको लगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में कहीं ना कहीं आपको लगा, या आपको लगा कि येस बिग बॉस इज सेम
बस हाँ, यहाँ पे सलमान सर है और वहाँ पे करण सर थे। या बिग बॉस का गेम प्लानिंग प्लॉटिंग अलग था, कैसे आप देखते दोनों को? दोनों डिफरेंट हैं, प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं, बिकॉज OTT बहुत अनफिल्टर्ड है और OTT में मतलब वो हमें भी बाहर आके समझ आया कि उन्होंने कुछ भी चीज़ दबाई नहीं जो जो हमने बोला सब दिखा दिया उन्होंने। OTT में कुछ म्यूट नहीं होता, एपिसोड्स में भी मतलब किसी ने गाली भी दी है तो वो भी आई हुई है, बट TV वाले फॉर्मेट में कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और वो थोड़े फॉलो करने पड़ते हैं। डेफिनेटली वो एक डिफरेंस है। ऑल्सो आई फेल्ट, मुझे आई कुड बी रॉन्ग, मुझे लगा कि 15 की गेम ज़्यादा हार्ड थी, हार्शर थी। OTT थोड़ा पारिवारिक था, लाइक आई डोंट नो, हम लोगों के जैसे रिश्ते बन गए, जैसे दोस्तियाँ बन गई, कनेक्शन का गेम था, तो वी वर ऑल वेरी अटैच टू ईच अदर एंड वहाँ की दुश्मनियाँ भी बड़ी रियल थी, दोस्तियाँ भी बड़ी रियल थी। 15 मुझे बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग प्लानिंग वाला लगा, मतलब कि जैसे जो जो बोल रहा है उसके मन में क्या है, मतलब इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी कि जो भी लोग थे वो ऐसे लग नहीं रहा था कि जो हैं वो मुंह पे ही हैं, जहाँ की OTT में जो ख़राब लोग थे वो भी मुंह पे दिखा रहे थे कि हम ख़राब हैं, या हम तुम्हारे अगेंस्ट हैं, हम तुम्हें लाइक नहीं करते हैं। तो आई enjoyed OTT more, बट ऑब्वियसली 15 में टू बी ऑन दी बिग बॉस जो सलमान खान सर होस्ट करते हैं, उसका अपना एक है, उसकी अपनी एक चार्म है, बिकॉज दैट इज़ द ओरिजिनल। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू डू OTT एज वेल। बिग बॉस की जैसे आप बता रहे, बिग बॉस एक ऐसा नाम है जो वाकई में एक जो आपको कहीं ना कहीं बाहर आके एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो आप अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हुए। तो आपको लगा कि कुछ ना कुछ एक चेंज नेहा में बिग बॉस के बाद आया है और वो उन चीज़ों को समझ पाई हैं और उसके बाद वो उस तरीके से चलेंगी? इतने मेरे में समझ होती तो मैं तो फिर मैं वो नेहा होती नहीं जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैंने कभी दुनिया के हिसाब से कोई काम नहीं किया है अपनी लाइफ में, मैंने हमेशा अपने हिसाब से किया है, क्योंकि दैट्स माय नेचर। ऐसा कुछ कोई रिबेलियन, कोई लोग कहते हैं कि रिबेल, अरे भाई रिबेल करने के लिए थोड़ा पैदा हुए थे, रिबेलियन तुमने बना दिया हमें, क्योंकि हम हैं अलग, आई एम जस्ट डिफरेंट, दैट्स इट। बट आई थिंक द वन थिंग आई हैव डेफिनेटली लर्नड फ्रॉम माई बिग बॉस जर्नी इज़ कि हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। हमें लगता है कि हम जैसे हैं पूरी दुनिया वैसी है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, एंड आई हैव बीन वेरी प्रोटेक्टेड। आई हैव प्रोटेक्टेड माई सेल्फ, नॉट दैट एनी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी बॉम्बे में और बहुत यंग थी और एक लड़की थी, मतलब औरत हूँ तब लड़की थी, तो ऑब्वियसली आई हैड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई हैड टू प्रोटेक्ट माई इमेज। सो मैंने बहुत सिक्लूजन में अपनी ज़िंदगी जी है, to cut to Big Boss, जहाँ I'm exposed to all sorts of people and now I have to live with them, I have to breathe with them, I have to do all of that. So that learning has been great. I think second learning मुझे लगता है कि Big Boss journey ने मुझे liberate कर दिया है, क्योंकि अब लोग पूरी तरह समझ गए मैं कौन हूँ, चाहे मुझे लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते हैं, they know कि ऑनेस्ट है, अनफिल्टर्ड है, जो इसके दिल में है वही इसकी ज़ुबान पे है। वो 3-4 जो मेरी इंट्रिंसिक ट्रेट्स हैं एज अ पर्सन, वो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आई डोंट नीड टू प्रिटेंड और प्रोटेक्ट माई सेल्फ एनी मोर, so I'm feel very free, मुझे लगता है फ्री हो गई हूँ। बिल्कुल। नेहा, माँ सरस्वती का आप पे वरदान है, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि जिस स्टाइलिश तरीके से आप रहते हैं और यू आर इन यूथ आइकॉन ऑल्सो, अगर आप सिंगर नहीं होती तो आप क्या होती? देखिए, फ़ैशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने बचपन से ही बहुत फैशनेबल आर्टिस्ट को फॉलो करा है, तो मेरे दिमाग में वो इमेज ही हमेशा से वो रही है कि म्यूज़िक इज़ इक्वल टू अ फुल पैकेज, इट्स नॉट जस्ट म्यूज़िक, इट्स एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स शुरुआत तो जैसे आपने कहा वो म्यूज़िक से ही होती है, वो तो गले से ही होती है, बट अगर मैं म्यूजिशियन नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती। मैं म्यूजिशियन ही होती बिकॉज मैं बचपन से, मैंने 9 साल की उम्र से ठान लिया था कि मुझे बड़े होकर पॉप स्टार बनना है, और वो ड्रीम मैंने अपनी पूरी करी है और वो जी है और जी रही हूँ। तो मैंने तो ठान लिया था, तो मेरे माँ बाप भी परेशान थे बिकॉज आई मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है, एंड उसी वक्त पे पॉप स्टार्स आया था दिल्ली एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो आई थिंक इन दिस लाइफ ओनली सिंगर। तो यही रीज़न है 9 साल की उम्र में पहला अवार्ड आपने अपनी झोली में डाल लिया था? हाँ, नहीं, आई थिंक मैं मतलब 9 साल में मैंने परफॉर्म किया था, पर अवार्ड शायद मैं 11-12 साल की उम्र में जीता था। हीरो के लिए पहला गाना गाया था माइकल जैक्सन का, ब्लैक और वाइट। तो मैं अपने स्कूल की लीड सिंगर ऑलरेडी बन गई थी 12 साल की उम्र से ही, तो इसलिए आई वॉज वेरी फोकस्ड अबाउट म्यूज़िक एट अ वेरी यंग एज। मेरा कॉलेज में भी दाखला एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट हुआ था। सो आई यूज़ टू, आई एम फ्रॉम LSR इन दिल्ली एंड आई यूज़ टू रिप्रेजेंट माई कॉलेज। और 2 साल लगातार मैं फर्स्ट या सेकेंड ही आई हूँ सारे इंटर
कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, और मैं डांस भी करती थी। आई वाज शामक डावर स्टूडेंट। तो ये मेरा मतलब फोकस तभी से था, ऐसा नहीं कि एकदम से हुआ है। तो एंड तभी भी फैशन पूरा जारी था। मैं मतलब तभी भी डालमेशियन शूज़ और लेदर पैंट्स एंड चेन्स वेन्स पहन के जाती थी। मेरे पापा से देखते थे ऐसे जा रहे हो कॉलेज, पहाड़गंज के पजामे और साथ में वो मालाएँ और गॉथिक मेकअप। मतलब आई वाज ऑलवेज इनटू इट। आई ऑलवेज लव फैशन। तब मैं स्पाइस गर्ल्स मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं उनका फैशन थोड़ा फॉलो करती थी। तो आई थिंक ये ऐसा होना ही था कि मैंने इस इंडस्ट्री में आना ही था। एंड डेफिनेटली एज अ मोर ऑफ अ पॉप आइकॉन दैन जस्ट अ प्लेबैक सिंगर। आपका अभी एक नया गाना है परवाह। उस गाने को मैंने अभी सुना और एक गाना वो ऐसा लग रहा था जैसे आप एक किसी वुमेन की जो वॉइस है ना वो रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि ये बहुत पसंद किया जा रहा है, कई मिलियन उसको देख चुके हैं। नेहा, क्या ये वाकई में ही एक वुमेन की एक आवाज़ है जो एक गाने के फॉर्म में हमारे सामने आएगी? सी बिकॉज मैं एक वुमन हूँ तो आप कह सकते हैं कि एक वुमन की आवाज़ है। बट जैसे रश्मि में बात कर रहे थे कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ ये एक वुमन की ही आवाज़ हो, ये हर उस इंसान की आवाज़ है जिसकी आवाज़ कभी दबाई गई है या उसे बोला गया है कि यू आर नॉट गुड इनफ। आई फील कि ये एक वॉरियर की आवाज़ है जो अपनी ज़िंदगी अपने ही ढंग से जीना चाहता है। देखिए, लॉज बने हुए हैं, राइट? हम लॉ नहीं तोड़ रहे। हम सोसाइटी के नॉर्म्स को सिर्फ कह रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी हमारे हिसाब से जीने दो, हमें मत बताओ हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। बिकॉज इस दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ नया किया है या कुछ अच्छा किया है या कोई कल्ट ब्रेकिंग चीज़ करी है, वो अगर दुनिया की बात सुन के बैठ जाएंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो फिर वही जे कर दी परवाह ते में परवाह कर दी रह जाती, जे सुन दी लोकां दी ते गल्ला फड़ के बह जाती। मतलब बचपन से वो लोग बोल रहे हैं अरे आपके घर के बाहर तो देखो लड़के देखते हुए जाते हैं, ऐसा है वैसा है, वट एवर पीपल हैव बीन सेइंग थिंग्स सिंस वी वर चिल्ड्रन। अगर ये सुन सान के हम बैठ जाते हैं और 20-22 साल की उम्र में शादी कर लेते, बच्चे कर रहे, तो जो आज मैं कर रही हूँ मैं कर नहीं पाती। मैं ये नहीं बोल रही कि जो शादी या बच्चे करना चाहते हैं वो ना करें, पर आपका मन करना चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट टू डू ना, या आपका मन करना चाहिए। बिकॉज हम सबको एक लाइफ मिली है, आपको भी। अब आप आज बता रहे थे कि आप बिजनेस फैमिली से हैं। अगर आप अपनी फैमिली की बात सुन के बैठ जाते, अभी फैमिली बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है, आप उसमें है कि नहीं वो अच्छा चल रहा है, तो आप आज अपनी ये ड्रीम पूरी नहीं कर पाते। तो ये गाना आपका भी है कि आपको भी बहुत घर वालों ने बोला होगा अरे क्या कर रहा है, इतना बड़ा बिजनेस है तो क्या ये न्यूज़ व्यूज़ करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, बोला होगा आपको भी ये सब बातें। तो ये आपके लिए भी ये गाना, ये हर उस इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाब पूरा करना चाहता है और दुनिया की चैं 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 को सुनना नहीं चाहता बेसिकली। बिकॉज दुनिया में जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नेहा, क्योंकि जिस तरीके से जब हम 9th के बाद 10th से आपके जो पड़ोसी होते हैं ना वही डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे को क्या करना है, क्योंकि वो कहते हैं हम क्या करें 10th, तो जितने इंटरेस्ट उनको होता है कि कितने नंबर आए उतना उनको अपने बच्चों में नहीं होता है। सो जनरली यही होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पड़ोसियों के इम्पैक्ट में या कुछ हो जाते हैं कि वो कर रहा है, देखो वो ऐसा बच्चा है। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि आपने जिस तरीके से इतना जिंदा दिली से आपने अपने अपने करियर को जिया है और जितनी बोल्ड तरीके से आपने अपने शब्दों को रखा है वो माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ है। और हमेशा ये भी कहा जाता है जैसे रश्मि देसाई हैं, वो भी इसी तरीके की स्ट्रगल करते हुए आई हैं। मैं उनको हर बार देखता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ भी पढ़ता हूँ। तो क्या आपको लगा था कि रश्मि इज़ द बेस्ट पार्टनर फॉर दिस सॉन्ग? देखिए, मैं कोइंसिडेंसेस में बिलीव नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ सिंक्रोनिसिटीज़ में बिलीव करती हूँ। सिंक्रोनिसिटीज़ इज़ वेरी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, कि वो कोइंसिडेंस तो ये ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, सिंक्रोनिसिटीज़ इज स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे जो आपके लिए सही है, जो आपके आसपास सही है, वो यूनिवर्स उसको अलाइन करते जाता है। रश्मि और मैं घर में साथ में नहीं थे। मैं जिस दिन मेरे एविक्शन हुआ है उसके अगले दिन उनकी एंट्री हुई है। तो हमारा मिलना भी मतलब आप सोचिए कि अजीब बात है कि हम मिले हैं, शमिता के बर्थडे पे मिले हैं। उसके बाद जितना मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे इंस्टिंक्टिवली लगा कि परवा इज़ हर स्टोरी एज वेल। एंड व्हेन आई मेड हर हियर द सॉन्ग शी अग्रीड विद मी एंड आई सेड कि यू आर अ वेरी बैड एज पर्सन। मतलब तुम्हारी एक डॉल लाइक इमेज है टीवी इंडस्ट्री में, बट आई हैव सीन यू इन बिग बॉस एंड आई हैव ऑल्सो सीन यू आउटसाइड द हाउस। सेल्फ मेड, अपने आप सब कुछ किया, अपने शी इज़ रेज्ड हर ओन फैमिली, शी इज़ डन सो मच, शी इज़ बीन ट्रोल्ड बाय पीपल, शी इज़ बीन फूल्ड बाय पीपल, एंड बहुत कुछ हो चुका है उनके साथ, पब्लिकली हुआ है। सो तो एंड एट द सेम टाइम वो आज भी उसके अंदर वो चाइल्ड लाइक ब्यूटी है एंड शी इज़ हार्ड वर्किंग। अभी भी नागिन कर रही हैं और
within a few appearances only she was so talked about again. So I really resonate with her in that sense, and she resonates with me, and that's why we collaborated on Parva, because I think it was a perfect collaboration for this kind of a song. And of course मेरा मन था कि वो उसकी styling हम कुछ अलग करें, कुछ हटके करें, कि दुनिया रश्मि को उस लुक में देखें जो उन्होंने कभी देखा नहीं है, and it worked. All our fans are very happy, you know, with that. नेहा, गुलाम मुस्तफ़ा खान आपके गुरु रहे हैं और आपने क्लासिकल वोकल उनसे सीखा है, तो आपको लगता है कि यस कुछ एक्सपेक्टेशंस तक अपने गुरु साहब को हम कुछ दे पाए हैं, और उनके लिए और क्या आप करना चाहेंगे? कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, कुछ नया? क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको दोनों को देखा है मुंबई की गलियों में डांस करते हुए, इतनी एनर्जी से और इतने आइकॉनिक तरीके से आपने डांस किया, तो कुछ ऐसे ही नया हमको देखने को मिलता रहेगा? पहली बात तो जो उस्ताद जी हैं उनसे मैंने वीवा में सीखा था, तो हम सारे उनके शागिर्द हैं, मतलब पांचों चारों। और उसके बाद अब मेरी मेरी जो गुरु हैं वो रोचना ढानोकर जी हैं, जिनसे मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं सीख चुकी हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ बहुत म्यूज़िक। हाँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा कुछ अलग करूँ, नॉट बिकॉज कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो मज़ा नहीं आता। लाइक एक ही चीज़ करते जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्या होता है। मे बी समथिंग सूफी, मे बी समथिंग डिफरेंट, बट परवा is the pop star in me, the you know, which is very satisfied, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे folk music करती हूँ, उसमें वो ऐसे videos करने के मुझे मौका नहीं मिलता, and this the way you see me in Parva is actually how I am, you know, कि मतलब for me it's very natural to wear those kind of clothes, and मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आता है videos बनाने में, वो slow mo walks करने में, और I really love it. नेहा, अगर हम बात करें आपके प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि नेहा को ना हम मूवीज़ में भी देख चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, रणवीर शोरे और के मेनन के साथ लाइफ है, लाइफ की तो लग गई। देखिए, जब मूवी मिलती है ना तो हम बेसिकली ये कहते हैं लाइफ की तो निकल गई, लेकिन यहाँ पे इनकी मूवी का नाम था लाइफ की तो लग गई। तो कैसा एक्सपीरियंस ओवरऑल था? क्योंकि आपने फिल्म में डेब्यू किया था उस समय, और फिल्म ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया है फिल्मों में और गानों में, बिकॉज आपको एक्ट दोनों जगह करना होता है। लेकिन फिर भी जानना चाहूँगा, कुछ और प्रोजेक्ट्स आपकी पाइपलाइन में है मूवी को लेके? देखिए, ऑनेस्टली मुझे बहुत शुरुआत से ही मूवीज़ और मतलब सीरियल्स, इतना नहीं, मूवीज़ के लिए पूछा गया था, बट मैंने कभी ना उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो लाइफ की तो लगी, मैंने कर लिया बस। मतलब वो डायरेक्टर का बड़ा मन था कि मैं वो रोल करूं, और उन्होंने मतलब मेरे बहुत पीछे पड़े थे, तो मैंने कर लिया। उस टाइम मेरे पास थोड़ा वक्त भी था, इट वाज अ वेरी शॉर्ट शेड्यूल। अब मुझे कोई रिसेंटली बोला था कि तुम्हें वेब सीरीज़ करनी चाहिए, तो मैंने बोला यार पर मुझे एक्टिंग खास करनी नहीं है, जो कि मैं कर सकती हूँ, मुझे मालूम है क्या कैन एक्ट। तो उन्हें बोला अभी बिग बॉस में जाके पैराशूट्स के बिना ऊपर से नीचे कूद ही मार चुकी हो, तो अब तो यू शुड कीप योर माइंड ओपन फॉर एनीथिंग। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इफ़ आई गेट समथिंग वेरी गुड, लाइक देयर इज अ रोल दैट रियली इंटरेस्ट मी, मे बी आई थिंक अबाउट इट, बट अदरवाइज आई एम हैप्पी एज अ म्यूजिशियन। चलिए, आपके परवाह गाने के साथ साथ हम एक नया रैपिड फायर लेके आए, जिसका नाम भी है परवाह रैपिड फायर, और आपको जवाब देना है और क्यों में देना है। नेहा, एक ऐसी चीज़ जो आप बिना परवाह के दुनिया में करना चाहती हैं? बिना परवाह के दुनिया में करना चाहती हूँ काफ़ी काम मैंने कर लिया बिना परवाह के। आई थिंक मैं एक इंग्लिश एल्बम अपनी करना चाहती हूँ, और मैं फिक्र नहीं करना चाहती कि वो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, और कैसे उसको मिलेगा एक्सपोजर, या क्या होगा। बेपरवाह होके मैं उसको एटलीस्ट रिकॉर्ड करके, और मैं बहुत सालों से बोल रही हूँ लेकिन कर नहीं रही हूँ, कि बेपरवाह होके इसको रिकॉर्ड करके आई वांट टू रिलीज इट। और हम भी उसका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि आप जो भी लाएंगी ना, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही इतना कुछ अलग लाएंगी। एक ऐसा इंसान जिसकी आप सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं? मेरी मम्मा की, ऑफ कोर्स। आई थिंक वो अभी भी, उनको लगता है मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ बहुत परवाह उनकी अभी भी। उनकी वो क्या सोचती है मेरे बारे में, उनको क्या इफेक्ट होता है, इट इफेक्ट्स मी। एक ऐसा फूड जिसको खाते हुए आप मोटे होने की परवाह नहीं होती? फ्रेंच फ्राइज। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी। मतलब हाँ, बिकॉज मेरे को जब भी होता है ना कि मुझे आज कुछ खाना है, तो मैं भर के फ्रेंच फ्राइज टोमेटो केचप के साथ लगा लगा के खाती हूँ। नेहा, मुंबई और दिल्ली, कहाँ ड्राइव करते हुए आप बिल्कुल परवाह नहीं करते?
बाप रे, दोनों ही बहुत डेंजरस हैं, और बट आई थिंक बॉम्बे में ज़्यादा, दिल्ली तो बहुत डेंजरस हो गया है। ओके, वो शख्स जिसने आपकी सबसे ज़्यादा परवाह की। आई थिंक मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड दोनों। आप जिसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, ट्रोलर्स या हेटर्स? हेटर्स। बट हेटर्स आर द रियल लवर्स नेहा। सही बोल रहे हैं वैसे आप। मुझे लगता है बहुत थिन लाइन होती है। मैं हमेशा नहीं, आपको नहीं लगता ऑब्सेशन जो 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 जिसे डर के शाहरुख खान थे, वैसे वाला ऑब्सेशन जो होता है ना हेटर्स का, लेकिन अब हेटर्स और ट्रोलर्स को लगता होगा यार अब लिखना बेकार है, क्योंकि नेहा सच में किसी की परवाह नहीं करती, जो उनको करना है वो वही करती हैं। और ये एक अच्छा नज़रिया आपने अपना बनाया कि देखिए मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, क्योंकि जनरली हम थोड़े दिन बाद देखते हैं कि कोई अपनी चीज़ों को बदल रहा है या कुछ चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन नेहा हमेशा वैसी दिखाई दी है। बिग बॉस में आपने सबसे ज़्यादा किसकी परवाह नहीं की? सबसे ज़्यादा परवाह किसकी नहीं की? लोग क्या सोचेंगे उस बात की परवाह नहीं की, इसलिए ज़्यादा मस्ती कर लिया अंदर। किस र्यूमर की आपने कभी परवाह नहीं की? ह्यूमर की? र्यूमर रूमर आई थिंक ये कि आई थिंक मैंने किसी भी रूमर की परवाह नहीं करी। बहुत सारे रूमर्स हैं ऐसे कि पीपल हैव सच मतलब कुछ भी सोच लेते हैं वो, कि परवाह नहीं। मैं रूमर्स की मैं परवाह एक्चुअली नहीं करती हूँ। मुझे वर्ड्स कभी कभी चुप जाते हैं, वो रूमर्स की नहीं। हंसी आती है मुझे रूमर्स पे बहुत। हाँ, सो आई एम नो परवाह अबाउट रूमर्स। चलिए, अगर हम बात करें कि नेहा को बॉलीवुड में अगर मौका मिले सुबह उठने का, तो वो किस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उठेंगी और किसको देखना चाहेंगी? मतलब कि मैं कौन हो सकती हूँ सुबह उठ के? ऑफ कोर्स शाहरुख खान है यार, कमाल। हाँ, मैं मतलब वैसे तो मैं भी बांद्रा में ही रहती हूँ, लेकिन मैं अगर उनके घर में आराम से किंग साइज लाइफ में किंग साइज बेड में एक किंग की तरह उठूँ, सी फेसिंग फ्लैट में, मेरा भी सी फेसिंग है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, तो आई बी वेरी हैप्पी टू बी शाहरुख खान। नेहा, अगर आप अपने आवाज़ में 2 अल्फाज अपने फैंस के लिए गा सके, कोई भी आपका अपना गाना, तो इट विल बी अ ट्रीट टू योर फैंस। आई थिंक अभी तो फिलहाल हम वही गाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मैं परवाह की 2 लाइनें सुना देती हूँ। जे कर दी परवाह फिर मैं परवाह कर दी रह जांदी, जे सुन दी लोकां दी फिर गल्लां फड़ के बह जांदी, कहानी दस दिया मैं कुड़ी जो नहीं दब दिया, ए मुँह ते मुँह दी कह जांदी, ए दुनिया ता गलती लब दिया, जे दिल चे ओ गावा जो मन करे मैं ओ पावा, चंगे आ कर्म मेरे फिर नजरा क्यों झुकावा, पिठ पिछे करन बुराइयां अक्कड़ सामने ले जांदी, जे कर दी परवाह फिर मैं परवाह कर दी रह जांदी। बहुत खूब और बहुत अच्छा गाती हैं, और मैंने पहली बार आपको अपने सामने लाइव सुना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ आप ऐसे गाते रहिए और हमें ऐसे एंटरटेन करते रहिए। लेकिन देखिए, मैं अपनी एक रिसर्च में कुछ लाइन ऐसी है जो मैं बोलना चाहता हूँ दिल से, मैं लिख के नहीं लाया हूँ, और वो ये है कि जब जब तेरी आवाज़ सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज बड़ा सुरीला है। वाह 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 वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू टॉकिंग टू अस नेहा। थैंक यू, माय प्लेजर। तो ये थी नेहा, जिन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको वेब सीरीज़ में कोई अगर अच्छी स्क्रिप्ट ऑफ़र होती है तो वो ज़रूर करेंगी। बहुत अगर उनका एक ख्वाब भी है जो वो लगातार उस ख्वाब के पीछे है कि वो इंग्लिश एल्बम करना चाहती है, इंग्लिश सॉन्ग करना चाहती है। जब भी वो ऐसा करेंगी तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एक ट्रीट की तरह वो आपके लिए साबित होगा। कैमरामैन संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।